बजा देना तालियां उनके लिए भी दोस्तों जो कभी हारे हुए हैं। क्यों? क्योंकि लड़ाइयां तो उन्होंने भी बराबर की लड़ी हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं गुरुकुल क्लासेस। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं या फिर नहीं भी करते हैं, अगर आप भारत के नागरिक भी हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में सभी भारतीय नागरिकों को जानना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में एग्जाम्पल सहित आसान भाषा में समझाने वाला हूं। आज के बाद आपको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में जानने की कहीं भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट का महत्व क्या होता है और हमारे देश के बाजारों पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो को बिल्कुल बेस से यानी जीरो से शुरू करना चाहूँगा। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है आज़ादी से पहले से। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, यानी 1934 की बात करता हूँ मैं, तब ज़्यादातर जो हमारी पॉपुलेशन थी वो ग्रामीण इलाकों में रहती थी। 70 से 80% पॉपुलेशन ग्रामीण इलाकों में रहती थी और गांव के लोग आप जानते हैं उस टाइम पे ज़्यादा अमीर तो नहीं थे, गरीब ही थे। तो दोस्तों, उन्हें पैसों की जब जरूरत पड़ती थी तो वो निजी बैंक, पहले निजी बैंक हुआ करती थी, सरकारी बैंक नहीं थी, तो मोस्टली वो मुंशी या व्यापारियों के पास जाते थे अपना कर्ज लेने के लिए, पैसा मांगने के लिए। उनका एक फायदा ये भी था कि वहाँ ज़्यादा उन्हें फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती थी, फॉर्म भरना, साइन करना, बल्कि उन्हें एक अंगूठा लगाना होता था और उन्हें वहाँ पर कर्जा मिल जाता था। लेकिन नुकसान ये भी था कि जो कर्जा मिलता था बहुत ऊंची रेट पे मिलता था, जिसकी वजह से वो कर्जे को चुकाते चुकाते उनकी उम्र निकल जाती थी और मोस्टली ज़्यादातर किसानों को फांसी भी लगानी पड़ती थी। और उस समय जो फांसी के मामले ज़्यादातर बढ़ते जा रहे थे। दोस्तों, इसके बाद 1934 में आरबीआई नाम की एक बैंक हुआ करती थी, जिसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहां से कहानी शुरुआत होती है आरबीआई की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई 1934 एक्ट के तहत। 1935 में इसकी स्थापना हुई। दोस्तों, जो पहले इसके गवर्नर बने थे उनका नाम था ऑसबॉर्न स्मिथ और यह विदेशी गवर्नर थे, ऑसबॉर्न स्मिथ, और ये विदेशी गवर्नर थे जो हमारे आरबीआई के पहले गवर्नर माने जाते हैं। दोस्तों, बताते हैं कि पहले इसका हेडक्वार्टर हुआ करता था कोलकाता में, जिसको हम पहले कलकत्ता कहते थे। लेकिन बाद में स्थायी रूप से इसका हेडक्वार्टर जो है 1937 में बंबई बना दिया गया। क्या बना दिया गया दोस्तों? बंबई बना दिया गया। पहले इसको मुंबई नहीं बंबई कहते थे। तो आरबीआई की स्थापना हुई 1934 में। हालांकि ये तब भी निजी बैंक हुआ करती थी और यह देश में भारतीय जनता को जो जरूरत के हिसाब से लोगों को लोन दिया करती थी, कर्जा दिया करती थी। जब हमारा देश आजाद हो गया और आजादी के बाद हमारे देश के पहले भारतीय गवर्नर बने और जो गवर्नर हुए थे उनका नाम था सीडी देशमुख। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो वो थे सीडी देशमुख। और दोस्तों, 1949 में इसी बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब एक प्रश्न यहां पर उठता है कि राष्ट्रीयकरण करने की जरूरत क्या पड़ी? तो दोस्तों, राष्ट्रीयकरण शब्द का अर्थ होता है सरकारी बैंक बना देना, यानी सरकार की बैंक बना देना, यानी राष्ट्र की बैंक बना देना। दोस्तों, जो गांव में रहने वाली जनता थी उसे जो कर्जा लेके मुंशी और व्यापारियों से कर्जा मिलता था, बड़ी हाई रेट पर मिलता था। तो सरकारी बैंक बनाने का मतलब यह हुआ कि अब ये बैंक निजी बैंक नहीं रह गई, अब ये सरकार की बैंक हो गई। सरकार के दिशा निर्देश में अब ये बैंक काम करेगी। तो इसे सबसे बड़ी बैंक बना दिया गया और इसी बैंक के अंडर में जितनी भी निजी बैंक थी उस समय बहुत सी बैंक, मतलब कोई भी सरकारी बैंक नहीं थी, मात्र एक सरकारी बैंक बनी थी आरबीआई। और इसी के अंडर में जो छोटी मोटी बैंकें थी देश के अंदर, वो अभी निजी बैंकें थी। लेकिन एक सन आती है 1969, इंदिरा गांधी का शासन था और इंदिरा गांधी ने उस समय पर
एक विचार उनके मन में आया। बताते हैं कि इनके एक सलाहकार हुआ करते थे, उनके सलाहकार ने एक विचार दिया, क्यों ना हम सभी निजी बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर दें, मतलब सरकारी बैंक बना दें। तो इंदिरा गांधी के टाइम पर 1969 में दोस्तों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 1969 में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी के टाइम पे यानी इनके बाद जो आए थे 1980 में फिर से 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण बाद में हुआ है। और जैसे जैसे पता चला कि जनसंख्या बढ़ी भारत की, उसके हिसाब से 1974 में ग्रामीण बैंकों को भी लाया गया देश में, ताकि गांव में रहने वाली जनता को भी सहूलियत मिल सके, उनको भी लाभ मिल सके। तो दोस्तों अभी प्रेजेंट में बात करें तो आरबीआई के जो गवर्नर अभी प्रेजेंट में हैं, उनका नाम है शक्तिकांत दास। और ये शक्तिकांत दास क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हैं। और दोस्तों ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं, तो ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं प्रेजेंट में। आरबीआई का काम क्या था एक्चुअली, आरबीआई क्या करती थी, पूरे देश में जितनी भी छोटी मोटी बैंकें थी इनको दिशा निर्देश देती थी और इन पर कंट्रोल करती थी कि कैसे आपको नीतियां चलानी है। पहले आरबीआई का जो गवर्नर हुआ करता था वो सारी मौद्रिक नीतियां को लागू करता था, उनको कंट्रोल करता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक मौद्रिक नीति समिति बनाएगी। दोस्तों अभी क्या है, अभी मैं आपको बेस बता रहा हूं केवल, तो थोड़ी बोरियत आपको लग सकती है, अभी कहानी शुरू होगी तो बड़ा इंटरेस्ट आएगा। एक मौद्रिक नीति समिति बनाएगी। समिति क्या होती है, कुछ लोगों का एक ग्रुप होता है, समूह होता है। मौद्रिक नीति समिति जो डिसीजन लेती थी, इसका अध्यक्ष हालांकि गवर्नर ही हुआ करता था। और इनकी जो सलाह पर गवर्नर जो क्या करते थे, डिसीजन लेते थे। और वो डिसीजन क्या लेते थे कि रेपो रेट कितनी रहेगी या रिवर्स रेपो रेट कितनी रहेगी। तो दोस्तों अगर पूछा जाए कि रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट कौन निर्धारित करता है, तो गवर्नर ही निर्धारित करता है, लेकिन किसकी सलाह पर, मौद्रिक नीति समिति की सिफारिश पर। तो दोस्तों यहां पर यह सवाल आता है कि ये रेपो रेट क्या है और रिवर्स रेपो रेट क्या है और इसका फर्क क्या पड़ता है हमारे बाजार पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब यहां से हमारी वीडियो शुरू होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये रेपो रेट होती क्या है, लेकिन मैं समझाऊंगा आपको एक एग्जांपल के माध्यम से। तो दोस्तों मान के चलो मेरे पास एक बैंक है और ये बैंक जो है ये सबसे बड़ी बैंक है, इसको हम क्या कहते हैं, आरबीआई कहते हैं। तो इसका नामकरण कर देते हैं आरबीआई। और इसकी जो हेडक्वार्टर इसका कहां पर है, मुंबई में है, आपको मैं बता चुका हूं। ठीक है, आरबीआई के अंदर में छोटी छोटी बैंकें काम करती हैं। जैसे हमारे यहाँ पर बहुत सारी बैंकें आपने देखी होंगी, तो मैं यहाँ पर कुछ बैंक बना देता हूँ। एक ही बैंक ले लेते हैं, एक काम करते हैं, एक ही बैंक रहने देते हैं जिससे आसानी होगी समझने में। तो ये मैंने एक बैंक बना दी, ठीक है। आरबीआई जो बड़ी बैंक है उसके अंदर में एक और बैंक बना दी, और इस बैंक का नाम मैं दे देता हूं पंजाब नेशनल बैंक। वैसे तो बहुत सारी बैंकें हैं, इंडियन बैंक है, इलाहाबाद बैंक, हालांकि इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में ही मर्ज हो गई है, ठीक है, ऐसे समझ लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर में कौन काम करता है, इसके अंदर में होती है आम जनता। ये आम जनता किस पर निर्भर करती है, तो बैंकों पर निर्भर करती है। क्यों निर्भर करती है, क्योंकि कर्जा जो आम जनता को कहां से मिलता है, बैंकों से मिलता है। लेकिन आम जनता पर कौन निर्भर करता है दोस्तों, तो हमारी बाजार जो है, बाजार न बोल के मैं इसको आसान भाषा में बोल देता हूं दुकानदार। ऐसा करते हैं, इसको मैं दुकानदार बाहर लिख देता हूं, यहां पर ये दुकानदार है। और दुकानदार एक ही दुकानदार मैं मान लेता हूं चलो बाजार में। और ये दुकानदार जो है, इसमें मान के चलो किसकी दुकान है, तो मैं मान लेता हूं इसे टीवी की दुकान है। किसकी दुकान है, टीवी की। ठीक है दोस्तों, कहानी क्या है, सबसे बड़ी बैंक है आरबीआई। आरबीआई के अंदर में एक छोटी बैंक काम करती है, पंजाब नेशनल बैंक। और इस बैंक पे कौन निर्भर है, तो आम जनता निर्भर है। यहां मैं लिख देता हूं, ये जनता है, भारतीय जनता है, हम लोग। और ये कौन है, ये सार्वजनिक बैंक है, छोटी बैंक है जिनको बोलते हैं। और ये आरबीआई है, ठीक है, बड़ी बैंक। और ये कौन है, ये दुकानदार है, ये बाजार है, इसको मैं बाजार बना देता हूं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए एक ही एग्जांपल से मैं कैसे आपको रेपो रेट और उसके इफेक्ट के बारे में बताता हूं। अब दोस्तों कहानी ऐसे शुरू होती है कि मान के चलो
कि इस जनता को जरूरत पड़ी सामान खरीदने की, ठीक है। अब देखिए जनता की तो कुछ मांग होती है ना बाजार में, अब मांग की पूर्ति कौन करेगा, ये बाजार करेगा, है कि नहीं। अब मांग पूर्ति कीमत में क्या अंतर होता है, एक वीडियो में मैं इसको आपको अच्छे से समझा दूंगा। फिलहाल तो हम अपने मुद्दे पर आते हैं कि ये जनता जो है वो बैंकों के पास जाएगी पैसा मांगने के लिए, उधार पैसा मांगने के लिए, और बैंक जो है इनको उधार देगी भी, लेकिन फ्री में तो नहीं देगी, कुछ ना कुछ क्या देगी, इंटरेस्ट पे देगी, ब्याज पे देगी। लेकिन आपको एक सवाल मन में आना चाहिए कि बैंकों के पास भी पैसा कहीं ना कहीं से तो आता होगा। तो आरबीआई को एक तरह से मान के चलते हैं, ये पिताजी हैं, सबके पिताजी हैं, और पिताजी के ये क्या है, ये बच्चा है पिताजी का, और ये बच्चा काम क्या करता है, ये हमारी भारतीय जनता की सेवा करता है, उन्हें पैसा देता है लोन पे, और कुछ पैसे कमा भी लेता है। और ये जो जनता है ये अपनी जरूरत के लिए वस्तुओं को खरीदती है ना, अपने जरूरत के हिसाब से। अब क्या हुआ कि बच्चे को, इन बच्चों इनके पास भी तो कहीं से पैसा आता होगा, तो ये अपने पैसे की पूर्ति कहां से करते हैं, पिताजी से। अब मान के चलो कहानी यहां से शुरू करते हैं कि इन बैंकों को जरूरत पड़ी पैसे की, क्योंकि इन्हें जनता को लोन के रूप में पैसा देना था। ये बैंकें किसके पास गई, किसके पास जाएंगी, पिताजी के पास जाएंगी पैसा मांगने के लिए, है ना। अब जैसे हमें जरूरत पड़ती है तो हम भी पिताजी के पास ही जाते हैं, लेकिन पिताजी ज्यादातर कैसे होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, रूल्स रेगुलेशन से चलते हैं। वैसे ही आरबीआई है, आरबीआई हिसाब से पैसे देती है, बच्चा बिगड़ न जाए इसलिए भी। तो दोस्तों इस बैंक ने बोला अपने पिताजी से कि पिताजी पैसा चाहिए, लोन चाहिए। तो पिताजी ने कहा किस लिए चाहिए, तो बैंक ने कहा कि आम जनता की सेवा करनी है, पैसा देना है लोगों को, क्योंकि उनको जरूरत पड़ रही है, टीवी खरीदनी है, ठीक है। तो पिताजी ने बैंक से कहा कि ठीक है हम तुम्हें पैसा देंगे, लेकिन फ्री में नहीं देंगे। तो बैंक ने कहा अच्छा हमको भी फ्री में नहीं देंगे, हम तो आपके बच्चे हैं, बच्चे हो लेकिन फिर भी यहाँ फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, तो क्या लोगे कि हम तुम्हें ब्याज पे पैसे देंगे, और ब्याज की कीमत भी हम ही निर्धारित करेंगे कितनी ब्याज रहने वाली है। अच्छा ठीक है, यहां पर मान लेते हैं कि इस आरबीआई ने इस बैंक को क्या दिया, पैसा दिया, और मैं यहां पर रेट जो मान लेता हूं, यानी ब्याज की जो कीमत मान लेता हूं, वो मान लेता हूं प्रेजेंट में कितनी है, 5% है, ठीक है। अब एग्जांपल समझना दोस्तों, इसने आरबीआई से 1 लाख रुपए क्या ले लिए, उधार ले लिए, 1 लाख रुपए क्या ले लिए, उधार ले लिए, ठीक है। अब 1 लाख रुपए पर आप 5% की कीमत अगर लगाएंगे तो कितनी बनेगी, 5,000 रुपए बनेगी, ठीक है। अब 5,000 रुपए जो ब्याज बनेगी, ये 5,000 रुपए किसको देने होंगे, इस बैंक को, अपने पिताजी को इंटरेस्ट के रूप में देने होंगे। चलो अब इस बैंक के पास है, पंजाब नेशनल बैंक के पास आगे 1 लाख रुपए, लेकिन 5,000 रुपए इंटरेस्ट भी चुकानी है, कोई बात नहीं। अब जैसे ही पता चला कि बैंकों के पास पैसा आ गया है, तो ये जनता जो है भागी भागी दौड़ी दौड़ी बैंकों के पास पहुंचेगी और बोलेगी कि हमें लोन दे दो, लोन दे दो, ठीक है। तो पंजाब नेशनल बैंक ने जनता से बोला कि ठीक है हम तुम्हें लोन देंगे, लेकिन फ्री में नहीं देंगे, हम भी तो कर्जा लेकर आए हैं 5% की रेट पे, हमें भी तो चुकाना है 5,000 रुपया कर्जा। तो जनता ने पूछा कि क्या रेट लोगे तुम, बताइए, हमें तो टीवी खरीदने जाना है, जल्दी दो जल्दी, टीवी की बहुत जरूरत पड़ रही है, हम तो इंतजार कर रहे थे कि कब आपके पास पैसा आए और हम कब लोन लेने जाए। अब देखा भी होगा आपने, हमारे देश में मोस्टली ज्यादातर है बाइक हो गई, कार हो गई, मकान हो गए, 80% जनता ऐसी है जिसने लोन पे ले रखी है सारी चीजें। तो ये जनता है ना, फिराक में रहती है कि कब बैंकों की रेट जो है कम हो और हम क्या लेने पहुंच जाए, पैसा लेने पहुंच जाए। तो दोस्तों 1 लाख रुपए इस आरबीआई के पास है, मैं यहां मान के ये चल रहा हूं कि आरबीआई जो है पूरा पैसा जो है जनता को देने वाली है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बैंकों को भी थोड़ा सा पैसा अपने पास रिजर्व रखना होता है, वो अलग टॉपिक है, CRR कैश रिजर्व रेशियो है ना, वो SLR, वो मैं अलग वीडियो में कवर करूंगा आपको। अब इधर आते हैं, तो इसने बोला पंजाब नेशनल बैंक ने जनता से कि ठीक है हम तुम्हें पैसा देंगे, लोन देंगे, लेकिन हमारी जो कीमत रहेगी वो रहेगी 8% की रेट रहेगी। कितनी रहेगी, 8% की रेट रहेगी। अब इस पंजाब नेशनल बैंक ने 2 लोगों को, अब मान के चलो पूरे देश में 2 ही लोग रहते हैं, एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, ठीक है, 50 हजार रुपए इनको क्या दे दिए, लोन के रूप में दे दिए। दोस्तों 1 सेकेंड, फोन को साइलेंट पे कर देते हैं, ठीक है। अब 50 हजार 8% पे दे दिए, मैं कह रहा हूं 1 लाख रुपए दे दिए इन दोनों को मिलाकर। अब 8% के हिसाब से
कितनी ब्याज बनेगी 1 लाख रुपए पे? 8,000 रुपए की ब्याज बनेगी। अब आप कहोगे सर 5% की रेट पर लाए हैं जब ये बैंक, तो 5% की रेट पे दे दे। अच्छा, तो ये बैंक नहीं कमाएगी कुछ पैसे? ऐसे ही इसे राष्ट्रीयकृत किया था क्या गवर्नमेंट ने? अब इस जनता के पास 1 लाख रुपए आ चुका है, लेकिन इनको भी 8,000 रुपए कर्जे के रूप में इस बैंक को देने हैं, क्योंकि रेट कितनी है? 8%। थोड़ी सी रेट यहां से ज्यादा रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि इनको भी तो पैसा कमाना है थोड़ा बहुत, इतनी मेहनत कर रहे हैं। अब मान के चलो इनके पास भी 1 लाख रुपया आ गया, इनके पास भी 1 लाख रुपया आ गया, और दोनों की दोनों टीवी खरीदने के मूड में थे कि जैसे ही पैसा आएगा हम तुरंत दुकान के पास जाएंगे। रोज गुजरते थे बेचारे दुकान के सामने से, लेकिन जेब खाली रहती थी, उसकी वजह से उनको मन को मार के आगे बढ़ जाना पड़ता था। ये दोनों डेली इस दुकान के सामने से जाते थे, लेकिन टीवी खरीदने के इनके पास पैसे नहीं थे। लेकिन आज क्या हुआ है? आज रेट 8% हो गई है। 8% की वजह से मात्र 8,000 ही इन दोनों को क्या देना है? कर्जा देना है। इसलिए ये 1 लाख रुपए उधार लेके आ गए हैं, और ये टीवी खरीदने के लिए दोनों के दोनों कहां पहुंच गए हैं? दुकान के पास पहुंच गए। अब दुकानदार जिसकी टीवी नहीं बिक रही थी, आज उसके पास 2 ग्राहक आ चुके हैं, दोनों के पास पैसा है। टोटल मिला के मान के चलो इनके पास पैसा है 1 लाख रुपए, ठीक है। मान लो 50,000 यहां, 50,000 एग्जाम्पल मान लो। टीवी की कीमत है 50,000 ही है, ठीक है। 45,000 मान लो टीवी की कीमत, ठीक है। अब इसने बोला कि मुझे टीवी चाहिए, इसने बोला मुझे भी चाहिए। ये सीन ऐसा मान के चलो कि ग्राहक ज्यादा है और जो टीवी है यानी पूर्ति जो है करने के लिए वो कम है। ग्राहक ज्यादा क्यों है? मतलब अब जनता की जेब में पैसा हो गया तो वो तो भागेगी ना खरीदने दुकान के पास, तो ग्राहकों की संख्या ज्यादा आ जाएगी। दुकानदार को क्या पता है कि एकदम से ग्राहक ज्यादा आ जाएंगे, इसलिए उसने पूर्ति नहीं की है इतनी अभी, ठीक है। अब इसके पास टीवी 45,000 की है। अब ये अपना दिमाग दौड़ाएगा, ऐसा होता है एक्चुअली मार्केट में, बाजार में। ये अपना दिमाग दौड़ाएगा कि अच्छा 2 ग्राहक हैं और टीवी 1 है मेरे पास, तो क्यों ना मैं एक काम कर देता हूं, इस टीवी की कीमत बढ़ा देता हूं। टीवी की कीमत बढ़ा दूंगा तो कोई ना कोई तो खरीदेगा ही, क्योंकि पैसा तो है ही जनता के पास। तो होता क्या है एक्चुअली दोस्तों, ये टीवी की कीमत अपनी इसलिए भी बढ़ा देगा क्योंकि ग्राहकों की संख्या ज्यादा है और टीवी उसके पास कम है। जब वस्तुएं कम हो और ग्राहकों की संख्या यानी मांग ज्यादा हो तो क्या होगा? पूर्ति कम हो, मांग ज्यादा होगी तो कीमत तो बढ़ेगी ना, ठीक है। अब कीमत बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी तो धीरे धीरे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में आप एक अंतर देखेंगे, एक चेंज देखेंगे बाजार में कि धीरे धीरे वस्तुओं की कीमत क्या हो गई है? बढ़ती चली जा रही है। और जब कीमत वस्तुओं की बढ़ती है तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? महंगाई बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो आरबीआई ने क्या किया? रेट 5% करी, तो छोटी बैंक ने यानी कि जो आरबीआई का जो बेटा था उसने 8% कर दी। मात्र 8% की वजह से ग्राहकों की संख्या बढ़ गई और क्या हो गया? महंगाई देश में धीरे धीरे बढ़ती चली गई, ठीक है। केवल आरबीआई के एक इशारे पे ये हो चुका है, ऐसा हुआ। अब क्या हुआ? जैसे जैसे समय बीता तो गवर्नमेंट के ऊपर दबाव आया कि भैया महंगाई बढ़ रही है बाजार में, इस महंगाई को कंट्रोल कैसे करें। तो दोस्तों याद रखना, जिस रेट पर ये वाली बैंक है जो पिताजी से लोन लेकर आई थी, जिस रेट पर, उसी रेट को क्या कहते हैं? उसी रेट को दोस्तों रेपो रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेपो रेट। बहुत बड़ी बात नहीं थी, मुझे उम्मीद है आपको रेपो रेट समझ में आ गया होगा और रेपो रेट का बाजार पे असर क्या हुआ ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम समझेंगे क्या? रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट क्या होती है? चलो एक बार अब इसको समझाते हैं। मैं यहां पर इसे रफ कर देता हूं, थोड़ी सी जगह मिल जाएगी तो मैं वो कहानी होगी रेपो रेट की और रिवर्स रेपो रेट की कहानी में इधर लिख देता हूं, ठीक है। अब दोस्तों सुनना, ये सिचुएशन है आपके सामने मार्केट में, ठीक है। महंगाई हो गई है, सरकार के पास दबाव आया कि महंगाई को कैसे भी करके कंट्रोल करो। तो ये जो हथियार है ना महंगाई बढ़ाने का, ये हथियार होता है आरबीआई के पास, इसको बोलते हैं रेपो रेट। रेपो रेट को बढ़ाने और घटाने से महंगाई और मंदाई आ जाती है बाजार में। लेकिन बाजार में महंगाई को कम करने के लिए एक हथियार और है, उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। वो क्या होता है? अब जैसे अब आरबीआई क्या करेगी, क्योंकि इन बैंकों के पास क्या है? पैसा है। अब पिताजी और ये बच्चे हैं, अब बच्चों के पास अगर ज्यादा पैसा हो तो आपको पता है बच्चे बिगड़ सकते हैं, बिगड़ते ही हैं मोस्टली, आपने देखा होगा हमारे समाज में। तो पिताजी क्या करते हैं? उन बच्चों के पास जो पैसा है उसे निकालने की कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके अगर ये पैसा इनके हाथ में है इसको निकाल लिया जाए
तो ना इनके पास पैसे बचेंगे, ना ये ज्यादा बिगड़ेंगे, ना ज्यादा उछलेंगे, ना लोगों को लोन देंगे। तो आरबीआई यहाँ पर एक चाल खेलती है। चाल क्या खेलती है, वैसे तो ये नॉर्मली है, अब इसकी बात माननी भी तो पड़ेगी ना। इसकी बात अगर नहीं मानेंगे तो इन बैंकों पे जुर्माना लगा दिया जाएगा, दंड लगा दिया जाएगा, और ऐसा जरूरी भी है। अगर इन्हें छूट दे दी जाएगी इन बैंकों को तो देश का सत्यानाश हो जाएगा, महंगाई, मंदाई, मतलब आप एक जीडीपी सब बिगड़ जाएगी देश की। तो बच्चों को कंट्रोल करने के लिए कुछ गाइडेंस बनाई गई है आरबीआई के जरिए, उनको मानना पड़ता है। आपने अक्सर अखबारों में सुना होगा कि इस बैंक पर 2 करोड़ का जुर्माना लगा, 5 करोड़। क्यों? क्योंकि ये बैंक कभी कभी क्या करती हैं, अपनी मनमानी करती हैं, तो आरबीआई इन पे जुर्माना लगा देती है। आरबीआई ने एक चाल खेली कि देखो ये बैंकें अपना पैसा कहाँ रखती थी, आरबीआई के पास जमा रखती है। आपने देखा होगा जब शाम हो जाती है तो मोस्टली जो पैसा है वो ट्रांसफर किया जाता है दूसरी बैंकों पे। ये पैसा सभी बैंकों का जाता कहाँ है पता है, आरबीआई के पास। अब ऐसा नहीं होता है कि शाम को गाड़ी स्टार्ट की और बंबई की तरफ चल दिया, नहीं, वर्चुअली जाता है, ठीक है, वर्चुअली मतलब अकाउंट के जरिए जाता है। तो आरबीआई ने इनसे बोला, बैंकों से बोला कि ऐसा करो, तुम थोड़ा सा पैसा मेरे पास जमा करवाओ। तो इन्होंने बोला बैंकों ने, अच्छा पिताजी, जब हमें जरूरत पड़ी थी तो आपने रेट लगाई थी, ब्याज लगाई थी 5% की। अब आपको अगर जरूरत पड़ रही है तो हम भी तो ब्याज लेंगे ना, हमें भी तो ब्याज चाहिए। तो पिताजी ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आपको हम ब्याज देंगे, लेकिन ये रेट जो है उसे निर्धारित कौन करेगा, पिताजी करेंगे। यानी पिताजी ही अपना कर्जा ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं इन बैंकों से, और इसको निर्धारित भी कौन कर रहा है, रेट को यही कर रहे हैं, मौद्रिक नीति जो मैंने आपको बताई थी। लेकिन पिताजी आप इतने ही रेट तो लगाएंगे नहीं 5% की, क्योंकि पिताजी हैं आखिर वो। तो याद रखना, ये जो पैसा, ये वाली छोटी बैंक है जो पिताजी के पास जमा करवाएंगी पैसा, क्यों करवाएंगी पता है? क्योंकि इनको अच्छी खासी रेट मिलेगी पिताजी से, यानी कर्जा मिलेगा, यानी इंटरेस्ट मिलेगा। तो मान के चलो मैं 4% मान लेता हूं कि 4% हम तुम्हें देंगे ब्याज के तौर पे, पिताजी देंगे 4% की ब्याज इनको, तुम अपना पैसा थोड़ा सा हमारे पास जमा करवा दो। अच्छा, इसकी जरूरत क्या पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी, क्यों? क्योंकि इनसे पैसा निकालना है कैसे भी करके आरबीआई को। तो ये 4% की रेट से इन बैंकों को अपना पैसा जो है आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, उसके बदले में इन बैंकों को 4% की ब्याज भी मिलेगी। तो ये जो रेट है 4% की, इसको बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। अब आप कहोगे सर ये करना क्यों पड़ा 4% ऐसा, तो इससे पता है महंगाई कम होगी। कैसे होगी देखना सुनना। अब क्योंकि इन बैंकों के पास जितना पैसा पहले था अब उतना पैसा तो नहीं है, क्योंकि आधा पैसा या थोड़ा बहुत पैसा इन्होंने यहां जमा कर दिया है, तो इसके पास क्या हो गया, पैसा कम हो गया। जब इनके पास पैसा कम हो जाएगा तो ये जनता जो थी जब वो पैसा मांगने जाएगी, क्योंकि जनता ज्यादा है, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है, आपको पता ही है, जनता जब पहुंचेगी लोन लेने की, आपने 8% की रेट कर दी है, आपने 8% की रेट कर दिया, हमें भी दे दो लोन, हमें भी दे दो। जब बैंकों के पास पैसा बचेगा ही नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत तो लोन में दे दिया, पता चला कि आरबीआई ने मांग लिया, उनके पास पैसा नहीं है, तो ये क्या करेगी, अपनी रेट को बढ़ा देगी। देखो पैसा कम है हमारे पास, ये बैंक बोलेगी हमारे पास पैसा है नहीं, जो कुछ बचा है हम 8% की रेट नहीं, हम 15% की रेट पे देंगे। रेट जैसे ही बढ़ाई, जनता मायूस हुई, चेहरा लटका के वहां से निकल लेगी। 15% की रेट, भैया ऐसा है फिर कभी खरीद लेंगे टीवी, जब रेट कम होगी आगे कभी 2-3 साल में, कभी 15% की रेट तो हम नहीं दे पाएंगे भैया। तो जनता क्या करेगी, धीरे धीरे लोन लेना कम कर देगी बैंकों से, ठीक है। 4% की रेट पे इसने क्योंकि इसको पैसा दे दिया है, इसी को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब जनता के पास भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे महीने, 2 महीने, 3 महीने में जेब खाली हो जाएगी, क्योंकि लोन पे ही हमारे भारत में जनता ज्यादातर निर्भर है। अब इनकी जब जेब खाली हो जाएगी धीरे धीरे, तो ये टीवी वाले जो भाई साहब उछल रहे थे इतने दिनों से, इनके पास ग्राहक आना भी कम हो जाएंगे। ग्राहक जाया करेंगे दुकान के सामने, टीवी को देखा करेंगे, ललचाएंगे टीवी खरीदने, लेकिन जैसे ही जेब देखेंगे लोन के लिए पैसे तो है ही नहीं, तो वहां से मायूस होकर निकल जाएंगे। ये सोचेगा कि ये टीवी खरीदने आए हैं, लेकिन कोई खरीदेगा नहीं। जब इसके पास टीवी की संख्या ज्यादा हो जाएगी और खरीदने वाले कम होंगे, तो करना क्या पड़ेगा इनको अपनी फिर ये टीवी कम कीमत पर बेचनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती हैं जो समय के हिसाब से उनकी कीमत कम होती चली जाती है। तो जब इनको अपनी कीमत कम करनी पड़ेगी दोस्तों,
तो क्या होगा, धीरे धीरे बाजार में वस्तुओं की कीमत कम होती चली जाएगी, और वस्तुओं की कीमत का कम होना क्या बोला जाता है, मंदाई बोली जाती है, मंदाई बोली जाती है। बात आपको समझ में आ गई होगी इस एग्जाम्पल के माध्यम से। तो आरबीआई के एक निर्णय मात्र से देश में यानी बाजार में महंगाई भी आ सकती है, और एक छोटे से निर्णय मात्र से बाजार में मंदाई भी आ सकती है। दोस्तों, हम ज्यादातर ये सोचते हैं कि ज्यादातर इन सब चीजों को कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई। लेकिन एक हकीकत आपको बताएं कि सवाल सरकार पे क्यों उठता है कि इस सरकार में महंगाई ज्यादा है, इस सरकार में मंदाई कम है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस आरबीआई पे भी मोस्टली जो हक होता है वो सरकार का होता है, मोस्टली ज्यादातर है। अब ये बात सरकार छुपाती है कि हमारा आरबीआई के पास कोई कंट्रोल नहीं है, पर ध्यान रखना इसमें जो गवर्नर है उसकी नियुक्ति भी मोस्टली ज्यादातर है सरकार के हाथों ही होती है, और आरबीआई के ऊपर जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं वो सरकार के फॉर्म चलते रहते हैं कि ऐसा है, आप रेट इतनी बढ़ा दो, आप रेट इतनी कर दो, ये रेट कर दो, वो रेट कर दो। प्रेजेंट में दोस्तों अगर पूछा जाए कि रेपो रेट कितनी है, तो प्रेजेंट में रेपो रेट है 6.50%। पूछा जा सकता है कि अभी इस समय पे रेपो रेट कितनी चल रही है, 6.5%। इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, ठीक है। द्विमासिक जो महीने की द्विमासिक होती है उस पर यह निर्धारित किया जाता है रेपो रेट, और रिवर्स रेपो रेट शायद 3.75 के समथिंग है। दोस्तों, ये पुराना आंकड़ा हो सकता है, एक बार आप गूगल कर लेना, चेक कर लेना। प्रेजेंट में रिवर्स रेपो रेट कितना चल रहा है, 3.75% समथिंग यही चल रहा है। ये रेपो रेट में जो भी चेंज होगा, अगर गवर्नर इसमें चेंज करता है तो उसका असर बाजार पे पड़ेगा। अगर रेपो रेट कम होती है तो ये बैंक पहुंच जाएंगे लोन लेने के लिए, बैंक का कम रेट पे हमें भी दे दो, तो फिर जनता को भी कम रेट में पैसा मिलेगा और जनता फिर बाजार पे टूट पड़ेगी सामान खरीदने के लिए। और अगर रेपो रेट बढ़ जाती है, ठीक है, रेपो रेट बढ़ जाती है तो ये बैंकें क्यों जाएंगी भैया आप पिताजी के पास इतना महंगा लोन लेने के लिए, तो जब महंगा लोन लेने की जाएगी नहीं तो इनके पास पैसा नहीं होगा, तो जनता भी नहीं जा पाएगी, और जब जनता ही नहीं जाएगी तो इनकी टीवी बिकेगी नहीं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको आज यह रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, फिर कभी किसी वीडियो में मैं आपको कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर इनके बारे में बताऊंगा। मांग, पूर्ति और कीमत में अंतर क्या होता है, क्या एक दूसरे पे कैसे चीजें डिपेंड करती हैं, ये सब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपको ये वीडियो पसंद आई है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा और चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही मजेदार वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं और आपको इसका नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से भी ये चीजें पूछी जाती हैं मोस्टली, और हम ज्यादातर हिंदी, जीएस, मैथ, रीजनिंग में लगे रहते हैं। लेकिन जो जीएस में आजकल अर्थशास्त्र का भी जो स्कोप है वो बढ़ता जा रहा है, तो इस पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो दोस्तों, यहीं विराम देते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय हिंद, जय श्री राम।